नमस्कार, मैं अजय वालिया स्वागत करता हूं आपका अपने इस प्रोग्राम द अजय वालिया शो में। 2019 के विधानसभा चुनाव में हरियाणा की राजनीति को एक नया विकल्प देने वाली दुष्यंत चौटाला की जननायक जनता पार्टी यानी जेजेपी इस बार के विधानसभा चुनावों से ठीक पहले हाशिए पर खड़ी हुई दिखाई दे रही है। देवीलाल सरीखे एक उप प्रधानमंत्री और ओम प्रकाश चौटाला जैसे मुख्यमंत्री की राजनीतिक विरासत लिए हुए चौटाला परिवार में इनेलो की गद्दी संभालने को लेकर जब दुष्यंत चौटाला और उनके चाचा अभय चौटाला के बीच बवाल मचा, तब हरियाणा की जनता के सामने 9 दिसंबर 2018 को दुष्यंत चौटाला ने जननायक जनता पार्टी का ढांचा खड़ा कर दिया, जिसने 2019 के विधानसभा चुनाव में 10 सीटें जीतकर हरियाणा की राजनीति में तहलका मचा दिया था। 90 विधानसभा सीटों वाली हरियाणा विधानसभा में 2019 के चुनाव में बीजेपी ने 40, कांग्रेस ने 31, जेजेपी ने 10 और अन्य ने 9 सीटें जीती थी। यानी किसी भी एक दल को तब के चुनाव में स्पष्ट बहुमत नहीं मिला था, इसलिए केवल 10 सीटें जीतने के बाद भी सत्ता की चाबी जो है वो जेजेपी के हाथ में आ गई थी। और तब जैसे ही बीजेपी ने दुष्यंत चौटाला को उप मुख्यमंत्री बनाने के साथ साथ उनकी पार्टी को 2 मंत्री पद के अलावा लैंड एंड रेवेन्यू, एक्साइज एंड टैक्सेशन जैसे 11 टॉप के मलाईदार महकमे ऑफर किए, तो अपने तमाम राजनीतिक उसूलों की एक झटके में बलि देते हुए दुष्यंत चौटाला उस बीजेपी के साथ हो लिए जिस बीजेपी के खिलाफ जनता में बदलाव की अलख जगाते हुए उन्होंने जनता से वोट मांगे थे। गौरतलब है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में किसानों और जाटों के जिस बड़े समुदाय ने कैप्टन अभिमन्यु, ओम प्रकाश धनखड़ और सुभाष बराला जैसे बड़े दिग्गज जाट नेताओं सहित रामविलास शर्मा, कृष्णलाल पंवार, कविता जैन, कर्णदेव कंबोज और मनीष ग्रोवर व कृष्ण बेदी जैसे हैवीवेट नेताओं को महज इसलिए हरा दिया था क्योंकि वे बीजेपी की सेना के सबसे बड़े महारथियों में शुमार थे। तो वो किसान और वो जाट समाज के लोग दुष्यंत का यूं एकदम से पलटी मार करके बीजेपी के गिरते हुए साम्राज्य का खेवनहार बनना कैसे बर्दाश्त कर सकते थे। इसलिए किसानों और जाटों ने दुष्यंत के बीजेपी सरकार के साथ गठबंधन करके सरकार बनाने के फैसले को अपने साथ हुआ बहुत बड़ा धोखा माना, क्योंकि हिसार, फतेहाबाद, जींद और भिवानी जैसे जाट मेजॉरिटी एरिया में जेजेपी की जीत इसी बात का सबूत था कि बीजेपी विरोधी होने के चलते ही किसानों और जाटों ने जेजेपी को वोट किया था, जबकि जेजेपी उस समय महज 1 साल पहले ही अस्तित्व में आई हुई पार्टी थी। यदि हम याद करें तो हम पाते हैं कि हरियाणा की जनता के द्वारा 2019 के चुनावों में दिए गए जनादेश का अभिमन्यु बीजेपी की सत्ता के चक्रव्यूह को लगभग तोड़ चुका था, लेकिन तब ऐन मौके पर दुष्यंत चौटाला द्वारा बीजेपी के साथ किए गए गठबंधन के जयद्रथ ने जनादेश के इस अभिमन्यु को 5 साल के लिए धराशायी कर दिया। और इस तरह दुष्यंत चौटाला के यूं वादा खिलाफी करने ने बहुत शुरू में ही दुष्यंत और जेजेपी दोनों को ही किसानों और जाटों के निशाने पर ला दिया। दुष्यंत के इस फैसले ने न केवल उनके वोटरों और उनके समर्थकों के मन में उनके लिए बगावत के बीज बोए, बल्कि अंदर ही अंदर अपनी पार्टी के विधायकों, नेताओं और पार्टी संगठन के अंदर भी फूट, नाराजगी और वादा खिलाफी की दीमक को जन्म दिलवा दिया, जो आहिस्ता आहिस्ता करके पार्टी के ढांचे को खोखला करने लगी। और दुष्यंत से नाराज लोग इस इंतजार में रहने लगे कि दिनों दिन खोखला होता हुआ ये जेजेपी पार्टी का ढांचा कब गिरे और कब ये लोग दुष्यंत चौटाला से अपना हिसाब किताब बराबर कर सकें। हरियाणा की राजनीति के इतिहास में दर्ज निष्कर्षों और तजुर्बों के आधार पर हरियाणा की जनता, खासकर किसानों और जाटों ने बहुत पहले यह कयास लगा लिया था
कि बीजेपी और जेजेपी के इस गठबंधन का परिणाम जेजेपी के लिए निश्चय ही बहुत बुरा होने वाला है, क्योंकि हरियाणा की राजनीति में बीजेपी से गठबंधन करने वाली पार्टी, चाहे वो भूतपूर्व मुख्यमंत्री बंसीलाल की हरियाणा विकास पार्टी हो या भूतपूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भजनलाल की हरियाणा जनहित कांग्रेस हो या फिर भूतपूर्व मुख्यमंत्री चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की इंडियन नेशनल लोकदल ही क्यों ना हो, बीजेपी के साथ गठबंधन करने वाली हर पार्टी उनसे गठबंधन के बाद लगभग खत्म हो गई। इसलिए किसानों और जाटों को पूरा यकीन था कि दुष्यंत चौटाला और जेजेपी के साथ भी यही सब कुछ होने वाला है। और आखिरकार 4.5 साल बाद 2024 के लोकसभा चुनावों से ठीक पहले उनका यह अंदाजा बिल्कुल सही निकला। और आखिरकार 4.5 साल बाद 2024 के लोकसभा चुनावों से ठीक पहले उनका अंदाजा सही निकला और बीजेपी और जेजेपी का ये गठबंधन टूट गया। हालांकि सूत्र ये बताते हैं कि लोकसभा चुनावों के मद्देनजर जेजेपी बीजेपी से 2 सीटें चाहती थी और बीजेपी ये 2 सीटें देने की इच्छुक नहीं थी, जिस कारण ये गठबंधन टूट गया। लेकिन सामने जो नजर आ रही थी वो बात कुछ और थी। वो बात ये थी कि बीजेपी जान चुकी थी कि पिछले 5 साल में पार्टी के अंदर की फूट और जनता की जेजेपी के प्रति नाराजगी के चलते जेजेपी का जनाधार बिल्कुल खत्म हो चुका है। तो उसे अब आगामी चुनाव करने के लिए जेजेपी की कोई भी जरूरत नहीं है। इसलिए अब बीजेपी केवल एक बहाने की तलाश में थी इस गठबंधन को तोड़ने के लिए, और लोकसभा की 2 सीटें लेने वाले मुद्दे पर आखिरकार ये गठबंधन टूट गया। और जब गठबंधन टूट गया तो दुष्यंत को दोबारा जनता की याद आई, किसानों और जाटों की याद आई। इसके साथ ही याद आई उस इनेलो पार्टी में घर वापसी की जिसे मटियामेट करके वो जेजेपी के रास्ते पर निकले थे। जब उनकी इनेलो में वापसी की संभावना बाबत अजय चौटाला ने यह बयान दिया तो न केवल अभय चौटाला बल्कि ओम प्रकाश चौटाला तक ने बिल्कुल खुले में स्पष्ट कर दिया कि ये लोग इनेलो के गद्दार हैं और गद्दारों की इनेलो में कोई जगह नहीं है। इस बारे में अभय चौटाला ने अपने दर्द और अपनी टीस को सार्वजनिक रूप से बयान करते हुए कहा कि यदि उस समय बिखराव ना हुआ होता और हम एक होते तो लाजमी हम सत्ता में होते। इनेलो से मिले इस इनकार के बाद और 5 साल जनता और जनादेश को इग्नोर करके चलने वाले दुष्यंत चौटाला ने जब लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर गांव का रुख किया तो उन्हें हर गांव के रास्ते में वो जाट और वो किसान दीवार बनकर खड़े मिले, जिन्हें दरकिनार कर, जिन्हें धोखा देकर दुष्यंत चौटाला सत्ता की मलाई खाने के लिए बैठ गए थे। दुष्यंत से अपनी इसी नाराजगी के चलते किसानों ने दुष्यंत चौटाला को हिसार, दिग्विजय चौटाला को अपने ही गृह जिले सिरसा और अजय चौटाला को भिवानी समेत अनेक जगह पर आने ही नहीं दिया। लोगों ने तब दुष्यंत, दिग्विजय और अजय चौटाला से कई सवाल पूछे कि जब किसानों पर अत्याचार हुए तब आप लोग कहाँ थे? जब बैरिकेड्स लगाकर किसानों को रोका गया, उन पर लाठीचार्ज किया गया, तब आप लोग कहाँ थे? और जब किसान आंदोलन में 750 से ज़्यादा किसान मारे गए तब आप लोग कहाँ थे? लोगों ने ये भी पूछा कि किसान आंदोलन को एक बीमारी बताने वाले अजय चौटाला और उनके परिवार के लोग अब क्या सोचकर किसानों के बीच वोट लेने के लिए आए हैं। इससे भी बढ़कर कई जगह तो लोग इतने ज़्यादा गुस्से में नजर आए कि उन्होंने इन लोगों के काफिले और गाड़ियों पर पथराव तक किए, जो किसी भी लोकतांत्रिक देश के लिए किसी भी लिहाज से ठीक प्रथा नहीं है, क्योंकि लोकतंत्र में आप वोट से चोट कीजिए, मर्यादा में रहकर अभिव्यक्ति से चोट कीजिए, लेकिन इस तरह की हिंसा किसी भी लिहाज से स्वीकार्य नहीं होनी चाहिए। खैर, जनता में पार्टी के इस कदर हालात खराब होते देख और पार्टी की फूट को देखते हुए लोकसभा चुनावों से ठीक पहले जेजेपी में इस्तीफों की भी झड़ी लग गई, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष निशान सिंह, महासचिव कमलेश सैनी, जेजेपी महिला मोर्चा की पूर्व सचिव ममता कटारिया और जेजेपी विधायक ईश्वर सिंह के बेटे व डेयरी डेवलपमेंट फेडरेशन के चेयरमैन रणदीप सिंह तथा इसराना से जेजेपी नेता दयानंद उर्लाना जैसे कद्दावर लोगों सहित अनेक लोग इस्तीफा देकर पार्टी से निकल लिए। और इसके बाद इस बार के लोकसभा चुनाव में अकेले
अपने दम पर लड़ने वाली जननायक जनता पार्टी के सभी उम्मीदवारों को इतनी करारी शिकस्त मिली कि उन सब की जमानत तक जब्त हो गई। फरीदाबाद, अंबाला, कुरुक्षेत्र, सोनीपत और रोहतक में तो पार्टी का प्रदर्शन इतना ज्यादा खराब रहा कि उसके उम्मीदवार 10,000 वोट के आंकड़े को भी छू ना सके। जेजेपी को उसकी उम्मीदवार नलिन हुड्डा के नेतृत्व में फरीदाबाद लोकसभा सीट से सबसे कम 5,361 वोट ही मिले, जबकि दुष्यंत चौटाला की मां नैना चौटाला को हिसार लोकसभा सीट की ओर से की गई उम्मीदवारी में केवल 22,032 वोट ही मिल सके। वोट शेयर के मामले में भी पार्टी केवल 0.87% वोट ही हासिल कर सकी, जबकि 2019 के विधानसभा चुनाव में पार्टी का वोट शेयर करीब 15% रहा था। इस बार जेजेपी का ये वोट शेयर इनेलो के 1.74% और बसपा के 1.28% से भी बहुत ज़्यादा निराशाजनक और नीचे रहा। पार्टी के बाहर ही नहीं बल्कि पार्टी के अंदर भी हालात इतने खराब रहे कि उसके 10 में से 6 विधायकों ने भी अपनी पार्टी के लिए नहीं बल्कि बीजेपी और कांग्रेस के लिए लोकसभा चुनाव 2024 के वोट मांगे। पार्टी के अंदर भी दुष्यंत के खिलाफ बगावत की जो आवाज़ सबसे पहले नारनौंद के वरिष्ठ विधायक राम कुमार गौतम ने उठाई थी, बगावत की उस आवाज़ में टोहाना विधायक देवेंद्र बबली, नरवाना से रामनिवास सूरजा खेड़ा, गुहला विधायक ईश्वर सिंह, बरवाला विधायक जोगीराम सिहाग और शाहबाद विधायक रामकरण काला तक ने अपने सुर में सुर मिला लिए और ये सब दुष्यंत से अलग हो गए। जिसके बाद जेजेपी के पास खुद पूर्व उप मुख्यमंत्री और उचाना विधायक दुष्यंत चौटाला, बाडड़ा विधायक उनकी मां नैना चौटाला, उकलाना विधायक अनूप धनक और जुलाना विधायक अमरजीत ढांडा समेत 4 लोगों की नाम मात्र की पूंजी ही बची। हालांकि दुष्यंत चौटाला ने जिस तरह की एंट्री हरियाणा की राजनीति में की थी उसे देखते हुए उन्हें लंबी रेस का घोड़ा माना जा रहा था, लेकिन इसके ठीक विपरीत वे अपने विधायकों को संभालने में और पार्टी के संगठन को मजबूती देने में शुरू में ही फेल हो गए। जबकि दुष्यंत की व्यक्तिगत राजनीतिक उपलब्धियों पर जब हम नजर डालते हैं तो हम पाते हैं कि दुष्यंत चौटाला के नाम महज 26 साल की उम्र में सांसद और 31 साल की उम्र में हरियाणा का सबसे कम उप मुख्यमंत्री बनने का रिकॉर्ड दर्ज है। दुष्यंत ने सांसद का चुनाव भूतपूर्व मुख्यमंत्री भजनलाल के बेटे कुलदीप बिश्नोई के खिलाफ उस हिसार लोकसभा सीट से लड़ते हुए जीता था, जिस हिसार लोकसभा सीट को भूतपूर्व मुख्यमंत्री भजनलाल और कुलदीप बिश्नोई का गढ़ माना जाता था। उप मुख्यमंत्री बनने के बाद बेशक दुष्यंत चौटाला उतने ज़्यादा मुखर दिखाई न दिए हों, लेकिन तब 2014 में सांसद बनने के बाद दुष्यंत चौटाला के नाम बतौर हरियाणा के सांसद एक रिकॉर्ड ये भी दर्ज है कि उन्होंने संसद में सबसे ज़्यादा सवाल उठाए थे और तब संसद में होने वाली सबसे ज़्यादा चर्चाओं में भाग लेने वाले भी वे पहले हरियाणवी सांसद रहे हैं। अपने संसदीय क्षेत्र में विकास के लिए आने वाली विकास निधि का उस दौरान उन्होंने 100% इस्तेमाल किया था। दुष्यंत की सबसे बड़ी राजनीतिक उपलब्धि किसानों की रोजी रोटी समझी जाने वाली ट्रैक्टर को कमर्शियल होने से बचाने के लिए की गई उनकी मेहनत के रूप में दर्ज है। असल में उस वक्त सरकार ने जब ट्रैक्टर को कमर्शियल बनाए जाने की घोषणा की तब दुष्यंत चौटाला संसद भवन में ही ट्रैक्टर को लेकर पहुंच गए थे, जिसने सारे देश का ध्यान इस मुद्दे की ओर खींचा था, जिसके बाद सरकार ने ट्रैक्टर के कमर्शियल होने संबंधी अपनी कार्रवाई को बंद कर दिया था। इस तरह पहली बार सांसद के रूप में दर्ज उनकी उपलब्धियों और 2019 के विधानसभा चुनाव में उनके नेतृत्व में जीती हुई जेजेपी की 10 सीटों ने उन्हें चौधरी देवीलाल की राजनीतिक विरासत का सच्चा उत्तराधिकारी तक घोषित कर दिया था। लेकिन उनकी अपनी गलतियों के चलते, उनके अपने कच्चे लालच के चलते उनकी जेजेपी का भव्य टाइटैनिक जहाज अपनी पहली ही यात्रा यानी पहले ही कार्यकाल के दौरान डूब गया। किसी समय में लोगों की समस्याएं और मुद्दे उठाने के लिए फेसबुक चौपाल चलाने वाले दुष्यंत चौटाला उप मुख्यमंत्री बनते ही कालिदास के प्रसिद्ध नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम के दुष्यंत बन गए और उन्हें अपना वोट सपोर्ट देने वाली जनता रूपी शकुंतला की बिल्कुल भी याद नहीं आई।
कहना गलत नहीं होगा कि वे अपने मुख्यमंत्री कार्यकाल के दौरान केवल बीजेपी के यस मैन के रूप में ही काम करते हुए नजर आए, बीजेपी के कार्यों का बचाव करते हुए नजर आए। हालांकि बीजेपी की सत्ता की चाबी दुष्यंत चौटाला के पास थी। वो चाहते तो वो डोमिनेटिंग होकर काम कर सकते थे, किसानों और जनता की आवाज़ उठा सकते थे, लेकिन वे मुखर होकर शासन करने की बजाय एक दब्बू नेता के रूप में ही काम करते हुए नजर आए। इस मामले में अब जेजेपी का दामन छोड़ चुके देवेंद्र बबली ने तो खुले में ये बात कही है कि उप मुख्यमंत्री बनते ही दुष्यंत चौटाला के स्वभाव में बहुत ज़्यादा बदलाव आ गया था। पार्टी स्तर पर लिए जाने वाले फैसले वे बिना दूसरे विधायकों को विश्वास में लिए हुए अकेले ले रहे थे, या मेरी भाषा में कह लीजिए कि पार्टी के सारे फैसले दुष्यंत चौटाला, अजय चौटाला और दिग्विजय चौटाला की तिकड़ी ले रही थी, और इसमें विधायकों की राय को शून्य मान लिया गया था। और बकौल देवेंद्र बबली धीरे धीरे जननायक जनता पार्टी खलनायक पार्टी बन गई। सत्ता में बैठे दुष्यंत चौटाला ने एक के बाद एक कई गलतियां करते हुए अपने जनाधार का खुद ही बंटाधार कर लिया। इसके बावजूद भी उन्हें कई मौके मिले अपनी गलतियों को ठीक करने के, यानी सत्ता का मोह त्याग के वापस जनता की आवाज़ उठाने के, लेकिन वे इसमें भी चूक गए। वे चाहते तो बीजेपी के साथ गठबंधन का कच्चा लालच छोड़कर एक मजबूत विपक्ष बनकर आवाज़ उठाते, लेकिन वे इसमें बुरी तरह से फेल रहे। ये दुष्यंत की पहली और सबसे बड़ी राजनीतिक गलती थी कि वो अपनी पार्टी की विचारधारा और उसूलों के खिलाफ बीजेपी के साथ गठबंधन में बंध गए। इसके बाद हरियाणा में 13 महीने चले किसान आंदोलन के समय उन्हें किसानों और खापों ने दूसरा मौका देते हुए उनसे इस्तीफा मांगा ताकि मनोहर लाल खट्टर की सरकार को गिराया जा सके, लेकिन तब भी दुष्यंत चौटाला सत्ता के साथ ही चिपके रहे। उस समय किसानों पर 2-2 बार लाठीचार्ज हुआ, आंसू गैस के गोले चलाए गए, बुजुर्ग किसानों को लाठियों से पीटा गया, लेकिन अपनी आंखों पर सत्ता की पट्टी बांधे दुष्यंत इन अत्याचारों को न देख सके, न इस मुद्दे पर कुछ भी बीजेपी के खिलाफ बोल सके। कृषि कानूनों के विरोध में तो अजय चौटाला ने यहां तक कहा कि दुष्यंत चौटाला इस्तीफा क्यों दे। क्या 3 कृषि कानूनों पर दस्तखत दुष्यंत चौटाला ने किए हैं? हालांकि उन तीनों कृषि कानूनों को बाद में किसानों ने अपने दम पर सरकार से रद्द करा लिया, लेकिन इसमें यदि दुष्यंत का साथ उस समय किसानों को मिल जाता तो आज जननायक जनता पार्टी पिछली बार से भी ऊंचे प्लेटफॉर्म पर दिखाई देती। कमाल देखिए कि एमएसपी सहित 12 मांगों पर एक बार फिर किसानों ने जब खनौरी बॉर्डर और शंभू बॉर्डर से दिल्ली कूच का ऐलान किया तो हरियाणा सरकार ने दोनों बॉर्डर पर पक्की नाकाबंदी कर दी और रास्ते में तारों और कीलों का एक बड़ा जाल बिछा दिया। दुष्यंत के लिए ये दोबारा एक सुनहरा मौका था वापिस अपने समर्थकों में लौटने का। यदि वो तब भी किसानों के लिए आवाज़ उठा देते तब भी बिगड़ी हुई बात बन जाती, लेकिन वो इस मौके को भी कैश करने में चूक गए। इसके बाद वे महिला पहलवानों के शोषण जैसे गंभीर मुद्दे पर भी कोई बड़ा बयान देने से और कोई बड़ा कदम उठाने से बचते ही नजर आए। उन्होंने बस इतना कहकर इस इतने बड़े मुद्दे से पल्ला झाड़ लिया कि ये जांच करना दिल्ली पुलिस का काम है और वो अपना काम कर रही है। जो भी इस मामले में दोषी पाया जाएगा उसको सजा दी जाएगी, उसे बख्शा नहीं जाएगा। महिला पहलवानों के शोषण, कृषि कानून, एमएसपी और अग्निवीर आदि के मुद्दे पर खापों द्वारा किए जा रहे विरोध के बारे में जब उनकी राय ली गई तब उन्होंने यह कहकर लोगों को और अपने खिलाफ कर लिया कि कुछ लोगों का तो काम ही सरकार का विरोध करना होता है। कुल मिलाकर दुष्यंत न कृषि कानून पर, न एमएसपी पर, न अग्निवीर पर और न ही महिला पहलवानों के शोषण जैसे गंभीर मुद्दे पर, किसी भी मुद्दे पर वो अपना स्पष्ट स्टैंड ले ही नहीं सके। किसान आंदोलन के मुद्दे पर बढ़ चढ़कर भाग लेने वाले सोशल एक्टिविस्ट योगेंद्र यादव ने तो बहुत पहले ही बोल दिया था कि दुष्यंत चाहें तो 4 साल तक सत्ता का भरपूर आनंद ले सकते हैं, लेकिन वे इस बात को अच्छे से याद रखें कि 3 कृषि कानूनों जैसे किसानों के डेथ वारंट जारी करने वालों का समर्थन करने वालों को आने वाली पीढ़ियां कभी भी माफ़ नहीं करेंगी। और आखिरकार दुष्यंत के साथ अब यही सब कुछ हो रहा है। किसान और जाट समुदाय उन पर विश्वास करने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। अपना बड़ा जनाधार खो चुके दुष्यंत चौटाला को किसान समुदाय ये संदेश दे रहा है कि आप सत्ता लोलुप और अवसरवादी हो, इसलिए इस बार आपकी काट की हांडी दोबारा चढ़ने नहीं दी जाएगी।
कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि इस बार के विधानसभा चुनाव में जेजेपी और दुष्यंत चौटाला दोनों भंवर में खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं और इनके बारे में मैं इससे ज़्यादा कुछ भी कहने में समर्थ नहीं हूं। इसलिए अपनी बात को मैं जेजेपी और दुष्यंत चौटाला के हालात बताती शायर शाहिद कबीर की एक गज़ल की कुछ लाइनों के साथ समाप्त कर रहा हूं। यदि कोई भाई इसे दुष्यंत चौटाला तक पहुंचा सके तो मैं आभारी रहूंगा। ये गज़ल कहती है कि ज़मीं पे चल न सका आसमान से भी गया, ज़मीं पे चल न सका आसमान से भी गया, और कटा के पर को परिंदा उड़ान से भी गया। किसी के हाथ से निकला हुआ वो तीर हूँ मैं, हदफ को छू न सका और कमान से भी गया। तबाह कर गई पक्के मकान की ख्वाहिश, तबाह कर गई पक्के मकान की ख्वाहिश, मैं अपने गांव के कच्चे मकान से भी गया। तो आज के लिए इतना ही, जल्द मिलेंगे किसी और बड़े मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।